Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 22nd ऑफ फरवरी 2024। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए सुनने वाले हैं, उनके लिए वैसे तो ये इसके अंदर जो आइडियाज डिस्कस किए जाते हैं वो हर एक स्टूडेंट हो या सिटीजन हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, किसी भी फील्ड से उसका तल्लक हो। बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, उनको इन चीजों का पता होना चाहिए कि वो कहाँ खड़ा है और दुनिया कहाँ खड़ी है। बहरहाल लेकिन हमने इसको स्पेसिफाई किया है, और अगर मैं इसको पेपर पर्सपेक्टिव के अंदर बात करूं तो इस आपका काम में आएगा। ये जो डाटा है आपको इस्तेमाल कर सकेंगे इंग्लिश ऐसे के अंदर, करंट अफेयर के अंदर, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर, सोशल साइंसेस के आपके जो सीएसएस के, पीएमएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर कैटेगरीज में आ जाते हैं कुछ एरियाज, जर्नल कैटेगरी वाले, वो आपके जहां पर क्लैरिटी आ जाएगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसके ऊपर हमारा फोकस है जब हम इन लेक्चर्स को डिस्कस करते हैं कि आपकी क्रिटिकल अप्रोच डेवलप हो सके। क्रिटिकल अप्रोच होती है कि आप पिक्चर की दूसरी साइड को भी देखना आपको आ जाए, सिर्फ वही साइड ना देखी जाए जो आपको दिखाई जाती है, बल्कि उस पिक्चर की बैक साइड पे क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इट्स कॉल्ड क्रिटिकल अप्रोच। आर्गुमेंट बिल्डिंग अप्रोच, कि आपके पास डाटा हो, आपके पास जो आपको पास का पता हो, प्रेजेंट का पता हो, जब फ्यूचर के बारे में डिस्कशन हो तो आप आर्गुमेंट दे सके फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हम कोशिश करते हैं कि इन लेक्चर्स में आपकी जो है क्लियर हो जाए, ताकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बैठें या कहीं भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर आपको जो है एक अच्छे लेवल की गुफ्तगू करनी पड़े तो आपकी नॉलेज बेस के अंदर अच्छी चीजें पड़ी हों। और इंशाल्लाह ये लेक्चर्स जो है आपको इस काबिल कर देंगे। ये रहा आपका जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियन वाला सेक्शन। एडिटोरियल्स 1, 2 एंड 3, ये तीन एडिटोरियल्स जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके मैं आपके साथ इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। और बाकी रह गए आपके 1, 2, 3 एंड 4, ये चार हैं आपके ओपिनियंस। वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूज़पेपर का, जान होती है डॉन न्यूज़पेपर की ये। और इसके लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी इस नंबर पर, एंड प्राइस इज वेरी मच लो, लेस देन द प्राइस ऑफ अ न्यूज़पेपर हमने सेट किया ताकि मैक्सिमम जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं और स्टूडेंट्स हैं इससे बेनिफिट हासिल कर सके। ठीक हो गया जी। आगे हम जाते हैं। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो मिल जाएगा इसी लेक्चर का पीडीएफ लिंक और टुडे न्यूज़पेपर का लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। 3 चैप्टर्स बना दूंगा क्योंकि 3 एडिटोरियल्स हैं, जो चाहे पहले सुन लें बाद में सुन लें। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर पेन फैमिली, आपने कमेंट करके अपना फीडबैक देना है और इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर भी देना है। एक टर्म है ब्रेन ड्रेन, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसका डिस्कशंस के अंदर, राइटिंग के अंदर और मुख्तलिफ फॉरम्स के अंदर। तो ये है क्या बेसिकली, तो इसका कंसेप्ट आपने एक सेंटेंस के अंदर या 2 सेंटेंस के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि ब्रेन ड्रेन है क्या। अगर आपको नहीं पता तो आप जो है इसको गूगल पे लिखें और इसको समझें, ये आपको पता होना चाहिए। और ये पाकिस्तान में हो भी रहा है, ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड जी शुरू करते हैं। जो फर्स्ट आपका एडिटोरियल है शेमफुल वीटो, इसके अंदर जो है हुआ क्या है। इस एडिटोरियल के अंदर बात होगी गजा की जंग की, जो गजा वार है उसकी, और साथ में यूएसए जो है उसने जो वीटो किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर गजा वार को, वो बात करेंगे। तो किया क्या है, सीधी सी बात है, पूरी दुनिया ये कह रही है कि फलस्तीन के अंदर जो जंग लगी हुई है जिसमें तकरीबन 29,000 के करीब फलस्तीनियों की डेथ हो चुकी है, कि इस जंग को अब बंद कर देना चाहिए। और अब जंग बंद कैसे होगी, इसराइल बंद करेगा तो बंद हो जाएगी। अब इसराइल को कौन रोकेगा इस जंग से कि वो बंद करे। अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशंस उसको कहेगी कि अब तुम ये बंद कर दो, तुम गलत कर रहे हो, तो वो बंद कर देगी। अब यूनाइटेड नेशंस के अंदर कौन कहेगा जी इसको, यूनाइटेड नेशंस की जो एक विंग है सिक्योरिटी काउंसिल, वो उसको कहेगा। अब यहां पर ये रेजोल्यूशन पेश किया गया मेंबर स्टेट की तरफ से कि भाई इसको रोको, अब काफी लोग मर चुके हैं, अब और कितने मारने हैं इसमें। तो उसने जब ये रेजोल्यूशन वहां पर पेश किया गया तो वहां पर यूएसए उठा और उसने कहा नहीं,
हम इस रेजोल्यूशन को, जंग बंदी के रेजोल्यूशन को क्या कर दिया, वीटो कर दिया, कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और इसराइल को खुली छुट्टी दे दी कि आपको जितने मारने हैं मार लें, बाद में पता नहीं मौका मिलना है या नहीं मिलना। तो इससे ये है इसका सारे का सारा क्रक्स। लेकिन अब इसमें मैं आपके साथ जो कुछ स्टूडेंट्स जो पुराने हैं उनको तो पता है इन सारी चीजों का जो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन कुछ जो नए हैं उनके लिए, जो नए नए आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, क्योंकि इल्म जो है वो सारी जिंदगी इंसान सीखता है, ठीक है। तो कुछ चीजें जो है जैसे यूनाइटेड नेशंस का हल्का सा टच दूंगा और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का आपको हल्का सा टच दूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से जो है यूएसए को ये पावर मिल गई कि वो जब चाहे जो चाहे जिस रेजोल्यूशन को चाहे वो कैंसिल कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं जी इसको। तो पहले तो बात करते हैं जी इसकी, जो आपका है कि हुआ क्या। हुआ इस तरह से, ये आपके पास सामने है, यहां पर है ये इसराइल आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये छोटा सा ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये है आपका इसराइल, ठीक हो गया। और यहां पर आप जंग लगी हुई है फलस्तीन और इसराइल के दरमियान। हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, पहले भी काफी दफा डिस्कस कर चुका हूं। तो बेसिकली ये लोकेशन बताना था, ये पाकिस्तान है आपका, ये ईरान, ये आपका सऊदी अरेबिया, ये इजिप्ट जिसको मिस्र कहा जाता है, ये तुर्की है आपका, ये आपका मेडिटेरियन सी है, ये रेड सी है जहां पर आजकल जहाजों के ऊपर जो है हूतीज यमन वाले बम फेंक रहे हैं, यहाँ पर भी यमन के ऊपर भी यूके और यूएसए ने जो है अटैक शुरू किया हुआ है, ठीक हो गया। तो ये है जी, यहाँ पर है जड़ इस सारी लड़ाई की। अब यहाँ पर है क्या, ये आप देख रहे हैं यहां से यहां तक जो मैं करूंगा रेड में, ये है आपका इसराइल। और इस इसराइल के अंदर ये जो डॉट्स में आपको नजर आ रहा है, अब इतना सा फलस्तीन बचा है, पहले जो सारे का सारा ये सारा फलस्तीन था, लेकिन आस्ता आस्ता ये सारा इसराइल ने कब्जा कर लिया है। अब फलस्तीन के दो पोर्शन है, एक वेस्ट बैंक है और एक गजा है। अब ये जो गजा की पट्टी है यहाँ पर वो बम्बारमेंट कर रहे हैं और 29,000 जो इंसान है फलस्तीनी है उनकी डेथ हो चुकी है और इसको कहा है कि बंद कर दो, लेकिन वो बंद नहीं कर रहा। अब यहाँ पर बंद करवानी है जंग। और ये है आपकी यूनाइटेड नेशंस के हैं 6 ऑर्गन्स, ठीक है ना। और ये 1945 पे बनाई गई थी, आपको पता है वर्ल्ड वार टू के बाद, और इसलिए बनाई गई थी ताकि दुनिया को वर्ल्ड वार जैसी लड़ाई से बचाया जा सके। मेन मेन चीजें बताऊंगा, डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर डेप्थ में जाऊं तो फिर इनके ऊपर ही घंटों बोलता रहेंगे हम लोग। तो विद इन 25 टू लेस देन हाफ आवर जो है मेरी कोशिश होती है कि मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर दूं मोटी मोटी। तो 1945 में इसको बनाया गया और इसका मकसद ये था कि वर्ल्ड वार टू जो होती है उसमें इतनी दुनिया मरती है, तो दुनिया को क्या किया जाए, इससे बचाया जाए, जंग से बचाया जाए, अमन जो है दुनिया में कायम किया जाए। तो 6 ऑर्गन्स हैं इसके। जनरल असेंबली में सारे ही जितने इसके मेंबर्स हैं वो सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। कोई भी यूएनओ की मेंबरशिप लेता है तो वो इसके अंदर आ जाता है। दूसरी है सिक्योरिटी काउंसिल, इसको मैं अलहदा से डिस्कस करता हूँ। इसके 15 मेंबर्स हैं। एक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सेक्रेटेरिएट है। ये 6 ऑर्गन्स हैं और इन सब में ज्यादा पावरफुल है वो है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। और इन 6 में से जो एक ऑर्गन है वो क्या हो चुका है, ट्रस्टशिप काउंसिल जो है वो 1994 से सस्पेंड हो चुका है, उसका ऑपरेशन वो खत्म हो चुका है, वो सिर्फ कहने कागजों में जिंदा है। लेकिन जब भी रिफॉर्म्स होंगी यूनाइटेड नेशंस के अंदर तो ये इसको खत्म कर दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास पीछे जो है 5 ऑर्गन्स जो है फ्यूचर के अंदर बचेंगे। एक का काम जो है वो खत्म हो चुका है, वो वर्किंग में नहीं है। अब जाते हैं हम आगे, और आगे ये फिर दोबारा से आपको मैं दिखाता हूं वही जो वहां पर लिखा हुआ है और यहां पर आपके सामने है। ये है आपकी जनरल असेंबली, इसके सारे जो भी मेंबर बनता है वो इसका मेंबर बन जाता है। दूसरा है जी आपके, ये है आपकी सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी हम करेंगे बात। अब सिक्योरिटी काउंसिल में क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल के जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 15, और 15 में से जो 5 मेंबर होते हैं वो होते हैं परमानेंट मेंबर, और वो ये वाले हैं आपके, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये 5 जो है यूके, यूएस, चाइना, रशिया और फ्रांस, ये 5 है आपके परमानेंट मेंबर्स। और 10 जो हैं वो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। टोटल हो गए जी 15। अब ये जो 10 हैं ये 2 साल के लिए आते हैं और उसके बाद ये चेंज हो जाते हैं। जैसे पाकिस्तान 2013 आपके सामने है, ठीक है। इसी तरह दूसरों की बारी 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 आती जाती है, आते जाते जाते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं अपनी, जब इनके टाइम आता है तो उसके बाद अगले की बारी आ जाती है। अगला कौन सा, जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर होते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर, अपना जनरल असेंबली के सारे जैसे 193 समथिंग मेंबर्स हैं, तो बारी बारी उनकी बारी आती जाएगी। लेकिन ये पक्के हैं, ये परमानेंट है, ये परमानेंट यहाँ पर है। अब कोई काम करना है, जैसे गजा की जंग को बंद करना है, तो यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पेश किया जाएगा इन 15 मेंबर्स के सामने कि जनाब ये जंग को बंद करना है।
तो इनमें से अगर 9 बंदे ये कह दें, 9 बंदे वोट दे दें कि हाँ जंग को बंद कर दो, सीज फायर कर दो, तो जंग बंद हो जाएगी। फिर क्या होगा, जब ये 9 बंदे ये कह देंगे तो फिर क्या होगा, उस मुल्क के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि भाई तुम जंग बंद कर दो, और वो जंग बंद करना मजबूरी उसकी बन जाएगी। अब इन 9 बंदों में से एक कंडीशन और भी है कि ये पांचों के पांचों जो है ये इस 9 के साथ पांचों के पांचों इसमें शामिल हूं। अगर इनमें से एक ने भी कह दिया कि अलहदा एक किसी मामले के ऊपर, अब 5 है ना, 4 कह रहे हैं हाँ यस, और एक ने कह दिया नो, तो बस बात खत्म। यानी कि 15 मेंबर हैं, 15 में से 14 अगर कह रहे हैं यस और एक कह रहा है नो, कौन सा एक, इन पांचों में से एक, इन पांचों में से एक ने भी कह दिया नो, तो बेशक बाकी सारे के सारे परमानेंट नॉन परमानेंट कहे हाँ, तो इस एक की नो का मतलब है जी नो, तो ये काम हुआ है। यहां पर जो है पेश की गया रेजोल्यूशन के फलस्तीन के अंदर जो जंग लगी हुई है जिसमें 29,000 के करीब जो है डेथ्स हो चुकी हैं, तो भाई इसको बंद कर दिया जाए, इस जंग को, काफी मौत हो चुकी है वहां पर। तो यहां पर जो ये अमेरिका वाला है इसने कह दिया नो, इसने कहा नहीं, मैं इस रेजोल्यूशन की क्या करता हूं, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। तो ये रेजोल्यूशन की वैल्यू होगी 0 और इसराइल को मिल गया ग्रीन सिग्नल कि और जो करना है, जितनी डेथ्स करनी है कर लो। तो दैट इज द रियलिटी, और यही एडिटोरियल के अंदर जो है उसने, हाँ ये चीजें तो नहीं लिखी है, तो एक्स्ट्रा मैंने आपको क्लैरिटी दे दी, उसने तो जनरल सा लिख दिया वीटो। और इसके पास ये जो पावर है ना, सॉरी ये लफ्ज भूल ही गए हम लोग डिस्कस, वीटो, इसी को कहते हैं वीटो पावर, जो इन पांचों के पास है। और वीटो पावर ये है कि इन पांचों में से एक ने भी कह दिया नहीं, तो मतलब फिर नहीं है, ठीक है ना। और इसको कहा जाता है वीटो पावर, और इस वीटो पावर को तीसरी दफा जो है अमेरिका ने इस्तेमाल कर लिया है जब से फलस्तीन के अंदर जंग लगी हुई है। तीसरी दफा ये रेजोल्यूशन गया है कि जंग बंद कर दो, और अमेरिका ने कहा है नहीं, सीज फायर, हैट्रिक उसने अपनी पूरी कर ली है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं जी, आगे जो मैंने बातें की वही है, वीटो कर दिया तीसरी दफा यूनाइटेड नेशंस काउंसिल के अंदर, 29,000 डेथ्स हो चुकी हैं, और वीटो का मतलब है कि इसराइल को लाइसेंस मिल गया है कत्ल करने का, ग्रीन लाइट मिल गया कि वो मारे फलस्तीनियों को जितना वो मार सकता है, कत्ल करे। अब यहां पर फिर वो कहते हैं कि जनाब ये बात है, तो इसका मतलब ये है कि यूएसए और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जो ये स्लोगन्स लगाती हैं, रूल ऑफ लॉ, लॉ का रूल होना चाहिए जी, ह्यूमन राइट्स के स्लोगन लगाए जाते हैं, तो ये तो उनकी इस काबिलियत के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश है, मुस्लिम वर्ल्ड खामोश है, कोई नहीं बोल रहा, ठीक है ना। सारे के सारे जो देख रहे हैं, पूरी दुनिया लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव जेनोसाइड हो रहा है, फलस्तीनियों को मारा जा रहा है, सारी दुनिया देख रही है और कोई भी नहीं बोल रहा। और जिसने, जिसको सुपर पावर बनाया हुआ है, जिसको सबका हेड बनाया हुआ है पूरी दुनिया का, वही ये काम करवा रहा है। तो यहां पर फिर बंदा कहता है कि ये है इस दुनिया की हकीकत, ये है इस दुनिया की रियलिटी, ठीक है। और आगे मैं पेपर पर्सपेक्टिव में अगर जाऊं तो फलस्तीन का इशू है, यूनाइटेड नेशंस का रोल आपके सामने है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो वीटो है और ये डबल स्टैंडर्ड आपके वर्ल्ड के, वो आपके सामने आ जाते हैं। यहां पर फिर क्रिटिसाइज करने को दिल करता है वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस को। किधर गई वो मलाला बाजी हमारी, फिर यहां पर जो है बोलते हैं ना मौलवी सारे, हम लोग मौलवी साहिबान पाकिस्तान के वो सारे बोलते हैं, फिर उसके साथ जाके दूसरे जो है बात करते हैं। अब मलाला कहाँ गई हैं, जो दुनिया के अंदर जो है पीस का, अमन का नोबेल प्राइज लेके घूम रही हैं, क्यों नहीं बोलती। अब वो वहां पर 29,000 बच्चे और बच्चियों की डेथ हो गई है, औरतों के साथ जो हो रहा है, क्यों नहीं बोलती। इसी तरीके से आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल होगी, आपका ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस होगी, बड़ी लंबी लिस्ट है। वेयर दे आर नो, यूनाइटेड नेशंस खुद कहां खड़ी है, ठीक है ना। तो दीज आर द डबल स्टैंडर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन अब नहीं हो रही, 29,000 जो मर गए हैं, क्या वो इंसान नहीं थे, वो कौन थे, क्या वो जानवर हैं। लेकिन यहां पर ये है कि मार कौन रहा है ये देखा जाता है, यूएसए मार रहा है, इसराइल मार रहा है, तो क्योंकि वो चैंपियंस हैं ह्यूमन राइट्स के, वो आपके ऊपर टेररिज्म का लगा देंगे धब्बा, वो आपके ऊपर सेल्फ डिफेंस का लगा के कर लेंगे। जिस तरह यू अपना अमेरिका ने जो है इराक के अंदर क्या किया, अपना सेल्फ डिफेंस का नाम लगाकर जो है अटैक कर दिया और कितनी जानें ले ली। तो यही है हकीकत इस दुनिया की। बोलने को तो यहाँ पर बहुत कुछ है इनके लिए,
और बोला भी जा सकता है, जैसे इराक के ऊपर डिबेट हो सकती है, अफगानिस्तान के ऊपर डिबेट हो सकती है, और बड़ी चीजों पे हो रही है जहां पर यूएसए के डबल स्टैंडर्ड हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल जितना एडिटोरियल में था, मेरी कोशिश है कि वही मैं आपके साथ जो है कन्वे करूं, और जैसे जैसे चीजें आते जाएंगी फिर उनके साथ साथ डिस्कशन भी करते रहेंगे। बहरहाल दूसरा जी विकीलीक्स, ट्रूथ अंडर थ्रेट। इसमें जूलियन असेंज जो है विकीलीक्स के फाउंडर, उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो बात क्या हो रही है क्या नहीं हो रही वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। ये हमने यस्टरडे जो ओपिनियन किया था उसके अंदर भी था। ये है जूलियन असेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में पैदा होते हैं, और आजकल अगर मैं वर्ल्ड का मैप दिखाऊं तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये है आपका पाकिस्तान यहाँ पर, और ये आपका इंडिया है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया में पैदा होता है बंदा, और ये है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इन अमेरिका ने जो इराक के अंदर, यहाँ पर आपका है अपना अफगानिस्तान, और यहाँ पर है इराक। इराक के अंदर इन्होंने जो कुछ किया, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, उसके ऊपर जो ये है ऑस्ट्रेलिया वाला, इसने क्या किया कि जनाब अली एक सेक्रेट्स आप कह लें उनके, या इसने जो है चीजें लीक्स कर दी विकीलीक्स के थ्रू, दुनिया के सामने वो रियलिटीज रखी जो इनके इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास थी। और आजकल यहाँ पर ये बरतानिया के अंदर यूके का जो कोर्ट है वहां पर है ये। और बात ये हो रही है बेसिकली कि यूएसए वाले कह रहे हैं कि इसको अब हमारे हवाले कर दो तुम। ठीक है, इस वाले को जो यहाँ पर है, ये वाला बंदा जिसका नाम मैंने आपको जूलियन असेंज बताया जो विकीलीक्स का फाउंडर है, क्या क्या इसमें इसने बाद में किया वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी क्या चल रहा है अभी वो बता देता हूँ। कि यूके की कोर्ट ने में इसने वहां पर है ये, तो यूके की कोर्ट के अंदर इसने अपील की है, ये जो फैसला होने वाला है कि यूके जो है इसको रिपैट्रिएट कर दे, हैंड हैंड उनके उनके पास भेज दे, इसको यूएसए वालों के हैंड ओवर कर दे, और यूएसए वाले इसको क्या करें, सजा दे, या जो भी करना है इसके साथ करे, तो आप इसको यूएसए को दे दो। अब यूएसए वाले चाह रहे हैं कि ये हमको मिल जाए, और यूएसए वाले इसके ऊपर जो गद्दारी का मुकदमा है, जसूसी का मुकदमा है वो चलाएंगे, और इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको पनिशमेंट मिलेगी। और इसकी जो पनिशमेंट है वो तकरीबन 175 ईयर्स तक इसको पनिशमेंट मिल सकती है, 175 साल तक इसको कैद हो सकती है। और ये क्यों चाह रहा है यूएसए तक के फ्यूचर के अंदर कोई भी ऐसी हरकत ना करे, तो ये है। और इसकी कोशिश है कि मुझे वहां पर ना भेजा जाए, मेरा ट्रायल जो है यूके के अंदर ही हो, और यहाँ पर ही जो मुझे सजा थोड़ी बड़ी देनी है दे के मुझे ये फारग कर दे। ठीक है, और अब यही टेस्ट है यूके की जो गवर्नमेंट है, इंसाफ का यही टेस्ट है अब के यूके की गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है। और ये है दुनिया की, यही है दुनिया, छोटी सी दुनिया है, और इसमें ऐसा कुछ ही हो रहा है। हुआ क्या, केस यूके का, और जो मैंने आपको बता दिया बच्चे कि यूएसए चाह रहा है कि वापस हमको ये बंदा मिल जाए। अब वो कहते हैं कि इसका जो केस है ना वो टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है, फ्री स्पीच, प्रेस फ्रीडम एंड द पब्लिक राइट टू नो। इस ये पब्लिशर है, इसने क्या किया, पब्लिश किया, हकीकत को पब्लिश कर दिया है, तो बस ये उसका ये केस लग गया। अब इसने क्या किया, ट्रांसफॉर्मिंग द एक्ट। अब यूके यूएसए वाले क्या चाहते हैं कि ये इसको, जिसे मैंने आपको बताया एस्पानेज, जसूसी वगैरह, गद्दारी वगैरह के मुकदमात में इसको डाल देंगे। अब इसने किया क्या था, इसने एक्सपोज ये किया था कि वार क्राइम्स को जो यूएसए की मिलिट्री ने किए थे इराक के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर, जो वार के क्राइम्स थे, वार क्राइम्स हम उन क्राइम्स को कहते हैं जो वार के दौरान आप नहीं कर सकते, जैसे इसराइल कर रहा है। वार के दौरान आप बच्चों को नहीं मार सकते, वार के दौरान आप औरतों को नहीं मार सकते, वार के दौरान आप जो है सिविलियंस को जो उस वार का हिस्सा नहीं है उनका आप मर्डर नहीं कर सकते। वार के दौरान आप जो हॉस्पिटल्स हैं उन पे अटैक नहीं कर सकते, मेडिकल फैसिलिटीज पे अटैक नहीं कर सकते, एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन पे अटैक नहीं कर सकते, जो रिलीजियस आपकी इबादत गाहें हैं मुख्तलिफ किस्म की उन पे अटैक नहीं कर सकते, फसलों पर अटैक नहीं कर सकते, पानी में जहर नहीं डाल सकते, फूड की सप्लाई नहीं बंद कर सकते, मेडिसिन को नहीं रोक सकते। तो ये क्या है, अगर आप इनमें से कुछ भी करते हैं तो आप वार क्राइम कर रहे हैं। और ये सारे के सारे काम जो हैं इसराइल ने फलस्तीन में किए हैं, और यही काम जो है यूएसए की मिलिट्री ने भी इराक में भी किए हैं और अफगानिस्तान में भी किए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इसराइल जो कर रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, और वो स्पीड से जो है दुनिया के सामने आ गया है डिजिटल वर्ल्ड की वजह से। यूएसए ने जो हिस्ट्री में किया उसका जो ये है कि पीछे कोई नामो निशान नहीं रहा, बाकी छोड़ा यूएसए ने भी कुछ नहीं था।
अब इस जो विकीलीक्स में यही हुआ कि वो जो इस तरह के जो क्राइम्स थे ना, उसने दुनिया के सामने लाकर डॉक्यूमेंट्स की शक्ल के अंदर, वीडियोस की शक्ल के अंदर दुनिया को दिखा दिए। और इसके ऊपर जो है अब जो है उसको सजा देना चाह रहे हैं, इसको जो है इसके ऊपर वो करना चाह रहे हैं इसको काउंटर, यूएसए वाले। तो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर कहता है कि यूके जो है ना, यूएसए यूके का जो एक आपस में था ट्रीटी है, उसमें जो ये है कि जो पॉलिटिकल नेचर के जो केसेस होंगे उसमें आप उनको हैंड ओवर नहीं कर सकते। जो बंदा यूके आ जाता है, यूएसए को वापस करना जरूरी नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर जो यूएसए पूरा कोशिश कर रहा है कि मैं हमें ये बंदा जो है मिल जाए और हम इसको एज ए एग्जाम्पल सेट कर दे, इसको इतनी बड़ी सजा दे ताकि नेक्स्ट कोई भी बंदा गवर्नमेंट के जो राज हैं वो फाश करने की कोशिश ना करे। अब इसने राज कैसे फाश किए, क्योंकि उस वक्त का जो यूएसए का जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसके जो हेड है उन्होंने इसको मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए थे। ठीक है। और फाइनली वो कहता है कि दिस इज अ मूवमेंट फॉर द यूके टू अपहोल्ड फ्री स्पीच एंड डिफेंड द राइट टू एक्सपोज द ट्रुथ विदाउट फियर। अब यहां पर बात हो रही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, कि किस तरह से ना पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को क्या किया जाता है, जहां पर भी फील किया जाता है कि ये खतरा है उसको दबा दिया जाता है। पेपर पर्सपेक्टिव में अगर इसी डिबेट को लेके जाऊं तो यूनाइटेड स्टेट ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, विकीलीक्स ने ये प्रूफ कर दिया। वार जो हुई अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, मीडिया की फ्रीडम पूरी दुनिया में चैलेंज की जाती है। पाकिस्तान की एग्जांपल्स भी आपको, वो क्या था उसका नाम, शरीफ साहब जिनका मर्डर कर दिया गया, वो आपके सामने है। ये इमरान जो आप बोलने से कासर है उस वो आपके सामने है, और बड़ी बातें हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये विकीलीक्स वाला आपके सामने है। थोड़े दिन रशिया का जो अपोजिशन लीडर था जिसका मर्डर कर दिया गया, वो आपके सामने है। तो दुनिया में कहीं भी जो है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है एग्जिस्ट नहीं करती। वो एक हद तक जो है एक्सेप्टेबल है, उसके बाद आपको फिर काउंटर करना पड़ेगा, पावरफुल फोर्सेस जो है वो मैदान में आ जाती हैं। और यहां पर आपको जो डबल स्टैंडर्ड है ऑफ द वर्ल्ड नजर आते हैं कि चौधरी साहब जो मर्जी करें उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और ये एग्जांपल आपके सामने है, यूएसए ने किया कहां, अफगानिस्तान के अंदर किया, इराक के अंदर किया, और इसराइल को भी अभी खुल्लम खुल्ला वो वीटो, अभी हमने पिछले एडिटोरियल में डिस्कस किया, वीटो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि मारो फलस्तीनियों को जितना मार सकते हो। और यही काम अगर दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में हुआ होता तो फिर इन लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने आपके खिलाफ लिखना भी था, पाकिस्तान इज अ मोस्ट डेंजरस स्टेट कहा जाना था, और दूसरों को भी कहा जाना था ये तहजीबी याफ्ता नहीं है, ये सिविलाइज नहीं है, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, और हमारा क्रिटिसिज्म शुरू हो जाना था। तो ये है जी द रियल वर्ल्ड, जहां पर जो है जिन्हें भड़ोले च दाने उदे कमले भी सियाने, यही है कि जिसके पास पैसा है, जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, जिसने दुनिया को होल्ड में रखा हुआ है, वो जो कुछ मर्जी करे उसको कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि जिन्होंने पूछना है वही उसके साथ मिल जाते हैं। और अलीश, आपका नेक्स्ट एडिटोरियल इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात होगी, और बात ये है, ये पिक्चर देख लें और ये आपको जो है क्लियर हो जाएगा। यही लिखा है, ये है आपके जो है प्राइम मिनिस्टर साहब, नेक्स्ट शहबाज शरीफ साहब, और ये है आपके प्रेसिडेंट साहब पाकिस्तान के, जरदारी साहब। और ये दोनों पीडीएम 2.0, और ये गाड़ी जो है ये है पाकिस्तान आपकी। और यहाँ पर एक चीज आप गौर से देख लें कि इस गाड़ी के दो जो है ये स्टेयरिंग है, एक स्टेयरिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ पास है और एक स्टेयरिंग जो है प्रेसिडेंट के पास है। तो यहाँ पर अगर पिक्चर के अंदर सिर्फ एक स्टेयरिंग बनाया जाता तो फिर ये गाड़ी जो थी सही चलनी थी, लेकिन अब दो ड्राइवर होंगे तो फिर ज़ाहिर है अगर तो ये मिलकर चलते रहेंगे तो फिर तो गाड़ी जाएगी ठीक। लेकिन जहां पे भी इन दोनों का आपस में ना बनी तो फिर ये गाड़ी जो है ये अपन इधर को करेगा, ये इधर को करेगा, तो फिर ये गाड़ी किसी तरफ भी नहीं चल सकेगी और अल्टीमेटली एक्सीडेंट होगा। और एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है, आपको पता है कि गाड़ी टूट टूट जाती है। तो पाकिस्तान का जो है यही हाल होने वाला है, या तो ये मिलकर चलाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा प्यार प्यार से तो चलती रहेगी, लेकिन ये ज्यादा स्पीड से भी नहीं इसको चला सकते क्योंकि दो ड्राइवर हैं, ठीक है, दो स्टेयरिंग्स हैं। तो बस एक्सीडेंट ना हो जाए यही देखना है, ठीक है। तो यही बात वो कर रहा है। कहते क्या है जी, कहते ये हैं कि एक और कोalition की गवर्नमेंट बन गई है, इलेक्शन हो गए हैं, पीडीएम 2.0 आ गई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का प्राइम मिनिस्टर होगा, स्पीकर नेशनल असेंबली होगा किसका, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का।
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या मिला, प्रेसिडेंट मिल जाएगा, प्रेसिडेंट उनका होगा, डिप्टी स्पीकर उनका होगा, सेनेट का चेयरमैन उनका होगा, केपे की और बलूचिस्तान की गवर्नरशिप भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल जाएगी। बलूचिस्तान के अंदर ये दोनों मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इस गवर्नमेंट के टेन्योर के अंदर सपोर्ट करेगी। किस चीजों के ऊपर, नो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर और स्पेंडिंग बिल्स के ऊपर, इन दो चीजों के ऊपर वो इसको सपोर्ट करेगी, इसके अलावा किसी काम में सपोर्ट नहीं करेगी। जो पीटीआई है वो अपोजिशन में बैठेगी और उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जो है अपना मिल गए हैं और ये लार्जेस्ट पार्टी जो है बन गई है। और इस गवर्नमेंट के अंदर शरीफ को जो है बड़ा उनका टेस्ट होने वाला है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन उनको मिलेगी और इसके अलावा क्योंकि स्टोलन मैंडेट लेके आए हैं लोग, जिसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं इलेक्शंस के रिजल्ट को, तो इन दोनों सूरत हाल के अंदर शरीफ के लिए गवर्नमेंट चलाना काफी मुश्किल होगा। और सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इकोनॉमी का है, महंगाई का है। और अब देखना ये है कि क्या ये दोनों ड्राइवर मिलकर डिलीवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। पेपर पर्सपेक्टिव में अगर इसको लेके जाऊं इसी एडिटोरियल को, तो पाकिस्तान की बात हुई, डेमोक्रेसी की बात हुई, इलेक्शंस के बाद पीडीएम 2 बन गई, इकोनॉमी के क्राइसिस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि इलेक्शंस के ऊपर आ गया क्वेश्चन मार्क, तो डेमोक्रेसी हो गई वीक। पीडीएम 2.0 मतलब कि पीडीएम 1 हम देख चुके हैं और उसके आउटपुट भी देख रखे हैं, कोई अच्छे नहीं थे। तो मतलब ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी भी पाकिस्तान के अंदर है। जो लार्जेस्ट पार्टी थी वो तो गवर्नमेंट में आ ही ना सकी, तो अभी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी और इकोनॉमी के क्राइसिस जो है वो रहेंगे। आईएमएफ से एक लोन लेना है बहुत बड़ा सा, देखे वो देती है या क्या करती है, और ये चैलेंज रहेगा पाकिस्तान में। लिहाजा बात ये है कि करंट नो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, कोalition गवर्नमेंट, वो एक वीक गवर्नमेंट है और आने वाले दिनों के अंदर ये कोई बड़ी रिफॉर्म्स नहीं कर सकेंगी। लिहाजा पाकिस्तान की आवाम जो है ये ख्वाब मत देखे कि इकोनॉमी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। इतनी भी इस जो लेवल पे है यहाँ पे भी अगर ये चलाने में कामयाब हो जाए तो बड़े सक्सेसफुल हैं, कहीं नीचे ना आ जाए, बस इस चीज का ही डर है। बहरहाल ये रहे आपके टूडे एडिटोरियल्स, और बाकी इंशाल्लाह अगर जिंदगी रह गई तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।